मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वो ही मेरिट डिसाइड कर रहा है। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया, ये मेरिट से नहीं, सवाल में है ना भैया, वो जो ऊपर बैठा हो कौन, वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि आईआईटी का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो। इन जनरल हम पॉलिटिकल मैटर्स पे वीडियो बनाते नहीं हैं, लेकिन इस टॉपिक को कवर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अभी इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, उससे ना सिर्फ इंडिया की ग्रोथ, इवन हमारी नेशनल सिक्योरिटी को एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। एंड लिटरली एज एन इंडियन तब बुरा लगता है जब हमारे देश में सिर्फ कुछ पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए, कोई एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए लीडर्स कई बार ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जो कम्प्लीटली बेसलेस है, उसको कहीं से भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता एंड ओवरऑल कंट्री को उस एक स्टेटमेंट की वजह से सफ़र करना पड़े। रिसेंटली जैसा कि आप सबको पता होगा कि इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया को लेके एक बड़ी भविष्यवाणी की थी। इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा था Minister, कि इंडिया I एक believe that इमर्जिंग सुपर India पावर है एंड in इसी the वजह से future इजराइल अपने can go रिलेशंस to को the फर्दर इंटेंसीफाई करेगा India is इंडिया the के world's साथ। largest एंड ऐसी ही democracy बातें हमें and पहले the फिनलैंड की fastest तरफ से भी growing सुनने को मिली economy. थी। ये बातें बहुत हद तक सही हैं। इंडिया अभी दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे पास एक अच्छी पॉपुलेशन है जो देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक पावरफुल मिलिट्री है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में अभी सब कुछ सही है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको सही करना बाकी है, लेकिन उन्हें सही करने के लिए हम सबको एज एन इंडियन यूनाइट होके काम करना होगा। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको सही करना है एंड एक्सटर्नल थ्रेट से निपटने के लिए भी हम सबको एज अ कंट्री इकट्ठे हो करके रहना होगा एंड चैलेंजेस को फेस करना होगा। ऐसे टाइम पे जब ज़रूरत यूनाइट होने की है, इकट्ठे मिलके काम करने की है, उस टाइम पे अगर हमारे देश के नेता लोग ऐसी स्टेटमेंट देंगे जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाए, तब कैसे चलेगा? रिसेंटली लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने बिहार के एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करते हुए एक ऐसी बात कह दी जो कम्प्लीटली बेसलेस है। एंड बेसलेस मैं क्यों कह रहा हूँ, ये वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। सबसे पहले आप खुद देखिए कि राहुल गांधी ने बिहार की इलेक्शन रैली में क्या बात कही है, एग्जैक्ट उनके सारी वर्ड्स क्या नौकरियां थे। उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका राहुल गांधी ने सिंपली कहा है कि देश में जो 10% पॉपुलेशन है, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, इन्हीं का कंट्रोल है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ऑल ओवर इंटरनेट जाके सर्फिंग कर लीजिए, गवर्नमेंट के वेरियस रिकॉर्ड्स उठा करके देख लीजिए। आपको एक जगह भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा जहां पे ये बताया गया हो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर किस कास्ट के कितने लोग हैं, किस रिलीजन के अंदर कितने लोग हैं। क्योंकि 1947 के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तब से लेके आज तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कभी भी कोई कास्ट सेंसस या फिर रिलीजन सेंसस कंडक्ट करवाई ही नहीं गई। क्योंकि ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर की जो मिलिट्रीज़ हैं, दुनिया भर में जो बाकी सारे देश हैं, चाहे लिबरल आइडियोलॉजी पे बनाए गए हों या फिर रिलीजियस ग्राउंड पे बनाए गए हों, धर्म के नाम पे किसी देश को बनाया गया हो, वो लोग कभी भी मिलिट्री के अंदर इस तरीके की चीज़ें करवाते ही नहीं हैं, क्योंकि इसे माना जाता है एज़ अ सोर्स ऑफ म्यूटिनी। क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में ऐसी चीज़ें हो चुकी थीं। इस वजह से 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे लीडर्स ने ये डिसाइड किया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में मिलिट्री के अंदर कोई भी कास्ट सेंसस कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। आज आपको इंडियन मिलिट्री में जो वेरियस रेजिमेंट के नाम सुनने को मिलते हैं, लाइक सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूत रेजिमेंट, ये कोई कास्ट के आधार पे बनी रेजिमेंट्स नहीं हैं। इनका ओरिजिन पॉइंट है ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में जब प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। उस टाइम पे अपने-अपने प्रिंसली स्टेट्स में जो किंग होते थे, उन्होंने इन रेजिमेंट्स को बनाया था एंड वो लेगेसी आज तक चलती आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई पर्टिकुलर सिख रेजिमेंट है तो उसमें सभी सिख ही होंगे, जाट रेजिमेंट में सारे जाट ही होंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता दूँ कि जो बैटल ऑफ डोगराई है, उसमें 3 जाट को जो कमांड कर रहे थे, उन कमांडिंग ऑफिसर का नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड। ऑफ कोर्स ये कोई जाट बैकग्राउंड इनका था नहीं, हरियाणा से ये बिलॉन्ग नहीं करते थे, ये एक क्रिश्चियन थे। इससे पता चलता है कि जो वेरियस हमारी ऐसी रेजिमेंट्स भी हैं, उसमें इंटायरली किसी कास्ट के आधार पे लोगों को शामिल नहीं किया जाता। अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द कास्ट लोग वहाँ पे आके इंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन जो ये बात है कि 10% पॉपुलेशन का ही पूरा कंट्रोल है, इसको ख़त्म करने के लिए जो सबसे बेहतर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, वो है इंडिया के परमवीर चक्र अवॉर्डीज़। अभी स्क्रीन पे आपको उन सभी लोगों के नाम दिख रहे हैं जिन्हें इंडिया में
इंडिपेंडेंट इंडिया में जो वेरियस वॉर्स हुई हैं उनमें ब्रेवरी दिखाने के लिए एंड कई बार सुप्रीम सेक्रीफाइस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से परमवीर चक्र अवार्ड में दिया गया। इसमें आपको बहुत से नाम देखने को मिल जाएंगे। इसमें सोमनाथ शर्मा का नाम है, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे का नाम है। ये दोनों ऑफ कोर्स अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं जो अभी हमारे कास्ट डायनेमिक्स है। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन मिलिट्री इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन इन कंट्री जो बिल्कुल भी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करती। जब आप मिलिट्री में जाते हैं देन आपके लिए सिर्फ आपकी यूनिट एंड आपका कमांडिंग ऑफिसर ही सुप्रीम अथॉरिटी है। वो जो कहेगा आपको करना है, इसके बाद आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी परमवीर चक्र अवार्डीज के लिस्ट में आपको नाम मिलेगा कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद का, जिन्होंने 1965 की वॉर में पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंक्स डिस्ट्रॉय किए थे। इसके अलावा 1971 वॉर के हीरो लांस नायक एल्बर्ट एक्का का नाम मिल जाएगा। ये एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। फिर कारगिल वॉर के दौरान योगेंद्र यादव, संजय कुमार, ये लोग भी हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी में अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिया, कारगिल वॉर के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस दी एंड इंडियन मिलिट्री ने इनकी ब्रेवरी को रिकॉग्नाइज भी किया। इसके अलावा आपको 17th पूना हॉर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशियर तारापोर का नाम मिलेगा, जिन्होंने 1965 में इंडिया पाकिस्तान बैटल के दौरान जो टैंक बैटल हुई थी उसको लीड किया था। बैटल ऑफ फिलौरा एंड बैटल ऑफ चाविंड में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया एंड उसी एक्शन के दौरान इन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस भी किया। ये पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। एंड हु कैन फॉरगेट द नेम ऑफ फील्ड मार्शल SHFJ मैनेकशॉ, सैम मैनेकशॉ सर, जिन्होंने 1971 वॉर में इंडियन आर्मी को लीड किया। इन्हीं की प्लानिंग का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि क्यों पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने सिर्फ 13 दिन के अंदर इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये हुआ सबसे बड़ा सरेंडर था। एंड ऐसे ही ना जाने कितने नाम हैं जिन्हें ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आप जब भी ये वीडियो देखेंगे उस टाइम वो लोग जम्मू कश्मीर के पहाड़ से लेके राजस्थान के रेगिस्तान तक जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनको गार्ड कर रहे हैं। एंड इस बॉर्डर के पीछे जो लोग रहते हैं वो किसी पर्टिकुलर कास्ट को ना तो बिलोंग करते हैं ना तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं। सभी रिलीजन के लोग, सभी कास्ट के लोग इन बॉर्डर्स के अंदर हैं एंड हमारी आर्मी उनको प्रोटेक्ट करती है। इसी वजह से किसी पब्लिक फिगर को कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, ना सिर्फ पब्लिक फिगर, इवन मैं किसी एक इंडिविजुअल को भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो अपना कल्चर है उसको कहीं से भी कोई नुकसान पहुँचे। देश में डेमोक्रेसी होना बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत कम देश हैं जहाँ पे वाकई में डेमोक्रेसी है एंड एक डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए एक पावरफुल अपोजिशन का होना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन को कुछ भी कहने के पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो बातें कह रहे हैं वो कम से कम सही हो, उनको वेरीफाई किया जा सके एंड उनकी बातों से जो सिर्फ उन्होंने कोई पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए अपने स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को रीइंफोर्स करने के लिए कह दी है, उससे कम से कम देश की सिक्योरिटी को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि आज हम हैं तब ये देश है, कल जब हम नहीं थे तब भी ये देश था और कल जब हम नहीं होंगे तब भी यही देश रहेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। बिल्कुल यूनाइट होकर के रहने की ज़रूरत है। एज एन इंडियन हम सबको एक्सटर्नल थ्रेट्स के खिलाफ एंड इवन इंटरनल थ्रेट्स के खिलाफ भी यूनाइट होकर के रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की ताकत जो उसकी एक्चुअल ताकत होती है वो उसकी यूनिटी में होती है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच। मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे। अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। ये